Hello class ninth. So today we are going to deal with lysosome and mitochondria. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. लाइसोसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा पड़ा है। ये एंजाइम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। लाइसोसोम काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल के लिए और ये हेल्प करते हैं सेल को क्लीन रखने में बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। बाहर से आया हुआ कोई फॉरेन मटेरियल हो जो कि सेल के लिए अगर यूज़फुल नहीं है तो उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है लाइसोसोम। उसके बाद अगर कोई सेल ऑर्गेनल ख़राब हो जाए तो उसको भी ये खा जाता है। इसको कई बार सुसाइडल बैग भी कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज एन ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइसोसोम। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए कि सेल को ये क्लीन रखता है। ठीक है। दूसरा, जब ये ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, तो उस समय क्या होता है कि जो ये टॉक्सिक होकर के कई बार सेल को नुकसान पहुंचाता या फिर उसके फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको ये एक सिरे से ख़त्म कर देता है कि साहब क्या होता छोड़िए, एवरीथिंग इज़ एंडेड अप, ख़त्म हो जाता है वंस लाइसोसोम ब्रेक्स द सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. So lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic materials. लाइसोसोम ऐसा करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि इसके पास बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कैपेबल है किसी भी तरह के ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, मैंने बताया था कि एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है, और दोनों एक डिस्ट्रक्टिव कुछ तोड़ने फोड़ने वाला काम हो, है ना, या फिर कभी बनाने का काम हो, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाएगा, मान लीजिए लाइसोसोम में बर्स्ट, अगर सेल डैमेज हो जाए खास करके तो लाइसोसोम क्या होगा, ये फट जाएगा एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. आप इस बात को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन पूछता है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं. लाइसोसोम के अंदर पावरफुल एंजाइम्स है जो कैपेबल है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए. ठीक है. अब जब ये बर्स्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, तो ये एंजाइम सेल के अंदर आ जाएगा, मतलब लाइसोसोम से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो भाई साइटोप्लाज्म में तो और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, तो ये सबको खा जाएगा, सबको डाइजेस्ट कर देगा क्योंकि इनके पास पावरफुल एंजाइम्स है. तो इसलिए कहा जाता है कि अगर सारे ऑर्गेनेल्स को ये ख़त्म कर देगा, खा जाएगा, तो ये सेल रहेगा कहाँ, ये तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो ये इसका अपना ही लाइसोसोम, मतलब घर का बेदी लंगा ढाए जैसा हो गया. घर का ही आदमी, वो कभी कभी नहीं सुनते हैं कि एक आदमी ने अपने परिवार के सारे लोगों को गोली मार दी और खुद भी गोली मार लिया, तो ये वैसे ही वाला हो जाएगा. सुसाइडल बैग है ये, मतलब सुसाइड करने जैसा है सेल को. भाई अपना ही लाइसोसोम था और उसी के अंदर से पावरफुल एंजाइम्स बाहर निकले और उसी सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को खा गया, ख़त्म कर दिया, तो वो सेल क्या हो गया, ख़त्म, सुसाइड कर लिया मतलब. सो देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, यहीं से क्वेश्चन आता है. जब भी लाइसोसोम से क्वेश्चन आएगा तो यही बात आएगी क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दे हैव वेरी पावरफुल एंजाइम्स दैट हैव द कैपेबिलिटी to digest and break down any kind of organic matter. Okay. Now we come to mitochondria. Mitochondria
आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एनर्जी अगर सेल को मिलनी है तो वो यहीं से मिलनी है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले वो देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, एक ऊपर से बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से सिंपल, और दूसरा इनफोल्डिंग वाली नीचे। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folding हो गई अंदर की तरफ से। These folds increase the surface area for ATP generating chemical reactions। तो ये इनफोल्डिंग क्यों है और आपको पता हो गया। एक तो पहला काम सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, और ये सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर ATP का जनरेशन होता है और इससे रिलेटेड जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ATP का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है, और ये ATP जब टूटता है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कितने फॉस्फेट है, 3। जब ये टूटेंगे तो क्या होगा, डाइफॉस्फेट, एक ये ट्राई से डाई हो जाएगा और एक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा विद कितना एनर्जी, एक ATP टूटता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी निकल के आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये टूटता है। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब करेंसी आप जान रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैंक से जो पैसे निकालते हैं तो छोटे छोटे का भूजा खाना होगा 10 रुपये का, तो थोड़ी ना बैंक जाएंगे, तो हमको करेंसी रखनी पड़ेगी कैश। तो ये वही चीज़ है कि ग्लूकोज तो एक बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, FD है, फिक्स डिपॉजिट है ना, बड़ा सा। लेकिन हमको जब छोटे छोटे खर्चे करने होंगे तो क्या होगा, ATP को तोड़ेंगे और सारे 30 किलो जूल एनर्जी रिसीव करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए हम थोड़ी ग्लूकोज तोड़ते चले जाएंगे। तो ATP के फॉर्म में एक छोटे सिक्के और करेंसी के रूप में ये हमारे पास सेल के पास होता है, और जब भी कोई काम करना हो तो ये ATP टूट करके हमको 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो बॉडी जो है एनर्जी को स्टोर करता है ATP में फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, जो भी मैकेनिकल काम होता है वो सारे काम के लिए एनर्जी यही प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड रिबोसोम्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया, और यही चीज़ हम पढ़ेंगे प्लास्टिड में भी, ये प्लांट्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज यानी एक अलग किस्म का ऑर्गेनेल है, इसलिए कि इनके पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मीन्स यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने हिसाब से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम है। DNA भी अपना है, मतलब हर काम को DNA ही ब्लूप्रिंट देता है वर्क करने का। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये बात मैंने पहले ही कह दी है। अब हम लोग कल देखेंगे प्लास्टिड्स को, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो हम लोग हर बार देखते हैं हमारा रिवीजन मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसको आप बनाएंगे। इन फोल्डिंग्स यहाँ पर बड़े अच्छे से दिखाया है। आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है एकदम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से, जैसा मैंने बताया था। मैट्रिक्स दिख रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, वही रिबोसोम्स हैं। राइबोसोम भी पढ़ते हैं। DNA मॉलिक्यूल्स भी दिखा रहा है, हेलिक्स देख लीजिए। जैसे ही इनफोल्डिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, है ना। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी है, वो भी आप देखिए, उस पर कोई बूंदी नहीं है ना। वो जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर कोई लिक्विड मैट्रिक्स नहीं है। ये गौर से देखिए, इस चीज़ को बनाते समय ध्यान रखिएगा। इनर मेम्ब्रेन देख लीजिए। चलिए आइए अब इस पर देखते हैं क्या सब है इसके अंदर। इट इज़ अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन RBC। तो मैमेलियन RBC के अंदर ये वाला नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ नहीं होता है।
दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में तो कोई बाउंडेड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो पहली बात वहीं खारिज हो जाता है कि ये बाउंडेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ नहीं होगा। इट वॉज फर्स्ट बीन सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल इन 1880। 1880 में कॉलिकर ने इसको इंसेक्ट सेल के अंदर देखा था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि एनर्जी यहीं से आती है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स while the inner membrane is folded inside to form chambers called cristae. Mitochondria has its own DNA and ribosomes. इसके फंक्शंस क्या हैं ये देख लीजिए। दो मेन फंक्शन है इसके। पहला, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये प्रोड्यूस के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा छूट गया हुआ है। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, कॉमा प्रोड्यूस, कॉमा स्टोर एंड रिलीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज़ द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये वही जगह है जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे 11th में जाके, 11-12 में। इन विच ATP आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब देखिए रिबोसोम के बारे में, चूँकि हमारे बुक में तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी जान लीजिए। रिबोसोम्स को देख लीजिए, रिबोसोम कैसा होता है। लेमेली कहते हैं उसी का जो लंबा लंबा स्ट्रैंड है, हाँ, क्रिस्टी जिसको बोल रहे थे, यहाँ पर हम उसको सिस्टर्नी बोलेंगे। रिबोसोम्स को देखिए अलग अलग ट्यूब्यूल्स के रूप में आते हैं, वेसाइकल्स के रूप में होते हैं और सिस्टर्नी के रूप में होते हैं। तो रिबोसोम का भी 3 स्ट्रक्चर हो गया। रिबोसोम लोकेटेड एट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर पार्ट। रिबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स जैसे कि एंजाइम्स कोडेड बाय द न्यूक्लियर DNA आर सिंथेसाइज्ड अपॉन साइटोप्लाज्मिक रिबोसोम्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिबोसोम है वहाँ प्रोड्यूस होते हैं ये सब। द DNA कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर mRNA बोलते हैं उसको। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और उसके पहले M लगा देते हैं, मतलब वो मैसेंजर RNA है। विच कम्स आउट द न्यूक्लियोलस एंड ट्रांसलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस बाय रिबोसोम्स अटैच टू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच्ड होते हैं रिबोसोम। तो इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के फॉर्म में इसको सिंथेसिस करते हैं। अब आइए रिबोसोम के फंक्शंस। तो मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, इनका मेन फंक्शन यही है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कीजिए। सिंथेसाइज प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो प्रोटीन बनते हैं इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यहाँ थी आज की क्लास हमारी, यहीं स्टॉप होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड एंड देन वैक्यूल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।